आपके पेडागोजी पेपर में ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड उसको पढ़ते जाना है। तो इम्पॉर्टेंट देखो, अभी क्वेश्चन क्या आ सकता है? राइट अबाउट, मैं क्वेश्चन फिर से बोल दे रही हूँ, राइट अबाउट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, राइट अबाउट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी एंड ऑल्सो एक्सप्लेन ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। कहीं पे भी सुन लेते हो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, तो ऐसा वर्ड सुनने को मिल गया तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी बोल देना। यस बोलो, फटाफट बोलो। ये ओके, ओके ओके, फिर से बोल देती हूँ। राइट अबाउट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, write about instructional objectives and also explain Bloom's taxonomy and also explain Bloom's taxonomy। हो गया क्लियर? ओके, अभी यहाँ पे स्टार्ट कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वर्ड क्या मिला है हमें? देखो, क्वेश्चन जो मिलता है उसी से स्टार्ट करना पड़ता है। सपोज एक क्वेश्चन आया कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, तो हम स्टार्टिंग भी कहाँ से करेंगे? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, ना कि ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। ब्लूम्स जो पर्सन है उन्होंने क्या किया नहीं किया वो अलग चीज है, बट क्या मेंशन किया गया? इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। तो पहले ये जानना पड़ेगा कि एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स होता क्या है, इवैल्यूएशन होता क्या है, टेक्सोनॉमी मतलब क्या है। अच्छा, तो फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव। तो उससे पहले बोल दूं कि अगर एम्स एंड ऑब्जेक्टिव दोनों आए तो हम क्या करेंगे? तो दोनों का पॉइंट्स को थोड़ा सा डिफर करेंगे, ठीक है? तो फर्स्ट दो तीन पॉइंट्स मेरा सुन के रखो। एम्स क्या होता है? इट इज वन काइंड ऑफ गोल। आपके लाइफ के जो बड़े अचीवमेंट्स होते हैं, बड़े थिंग्स होते हैं, दैट इज योर गोल। वो आपके क्या है? गोल्स हैं। एम्स मतलब वो अल्टीमेटली आपके गोल को क्या कर रहा है? डेजिग्नेट कर रहा है। बट अगर ऑब्जेक्टिव्स बोलूं तो एम्स को कंप्लीट करने के लिए जो छोटे छोटे से आप स्टेप्स लेते हो, दीज आर ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पे बोल सकते हो ये क्या है? लक्ष्य। ये क्या है? उद्देश्य। तो लक्ष्य, उद्देश्य, एक लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप बहुत सारे उद्देश्य को धीरे धीरे पूरा करते हो। ऑब्जेक्टिव्स कैसा आता है ना? सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स मतलब सिंपल फॉर्म में जाएगा, स्टार्टिंग करोगे सिंपल से एंड एंड करोगे कॉम्प्लेक्स तक। जैसे देखो, आपको बड़े होके डॉक्टर बनना है, तो डॉक्टर बड़े होके बनना है, दैट इज योर फिक्स गोल। आपके लाइफ का एक फिक्स्ड गोल है कि आप डॉक्टर बनेंगे। बट उसका प्रिपरेशन आप बचपन से ले रहे हो, क्योंकि क्लास 1 क्रॉस किया, क्लास 2 क्रॉस किया, ऐसे करते हुए क्लास 10th में आप बहुत अच्छे मार्क्स रखे, देन प्लस 2 में आपने अच्छा किया, देन आपने एंट्रांसेस दिया, उसमें क्लियर किया, देन आपने डॉक्टर एमबीबीएस का पूरा कोर्स किया, मतलब पूरा जो ट्रेनिंग है वो लिया। आफ्टर दैट फिर से पीजी किया, डॉक्टर में एमबीबीएस पीजी जो रहता है उसको किया, देन आप स्पेशलिस्ट बने। तो इतना जो चीज था उसके लिए ये सब भी इंपॉर्टेंट है। तो छोटे छोटे स्टेप क्या हो गए? क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, जितने भी छोटे छोटे एग्जाम्स आप देते गए एंड उसको क्लियर करते रहा। तो ईच पोर्शन को आप बोल सकते हो एक एक ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव को जोड़ लिया तो हमारा क्या पूरा हो जाएगा? एम्स पूरा हो जाएगा। दैट मीन छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव्स को कंबाइन करो, आपको आपका एम्स मिलेगा। तो ये पॉइंट रहा। तो फर्स्ट यहाँ पे आपको वही चीज मेंशन करना है कि एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स में डिफरेंस क्या है। अगर वो मेंशन करते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज माइंड में रखो, बाद में मैं बताऊंगी। तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स में क्या आता है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स रिप्रेजेंट्स द लास्ट स्टेज व्हिच वी वांट टू अचीव। जो लास्ट स्टेज होता है, आप अपने एकेडमिक करियर में अच्छा बनना चाहते हो, तो रिजल्ट आपका लास्ट स्टेज है, वही होता है एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स को पूरा करने के लिए आपको क्या चाहिए? वी वांट इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो मुझे शिक्षा के क्षेत्र में जो उसके उद्देश्य है उसको पूरा करना है, सो मुझे उससे पहले क्या चाहिए? तैयारी। तो तैयारी के लिए इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स नीड होता है। नॉर्मली दे आर सो डिटेल्ड दैट दे मे बी अचीव्ड और मे नॉट बी अचीव। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव से पहले एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इतना डिटेल्ड होता है, कभी कभी इसको हम पूरा भी कर सकते हैं, नहीं भी कर सकते। जैसे देखो, हमें कुछ बनना है बड़े होके, बट सपोज कोई एक इशू बीच में आ गया तो हम बन नहीं पाए, सो दैट इज मे बी मे नॉट बी। तो ये दोनों चीज होता है कि हम अचीव कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एजुकेशनल एम, देखो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है मतलब तो एजुकेशनल एम भी आएगा, इसलिए मैंने आपको एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स का डिफरेंस बताया। तो एजुकेशनल एम इज ए पोजीशन बिटवीन, किसके किसके बीच पोजीशन होगा, मतलब कहाँ पे वो प्रेजेंट करता है ना? एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, इन दोनों के बीच, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बीच क्या रहेगा ना? एजुकेशनल एम रहेगा।
एजुकेशनल एम रहेगा। ठीक है, मतलब देखो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स आपके रिजल्ट्स है लास्ट स्टेज ऑफ योर लाइफ जब आप सक्सेस अचीव कर लेते हो। एजुकेशनल एम्स होता है आपको रास्ते में मिलने वाले एक छोटे छोटे अचीवमेंट्स, एंड उसको पूरा करने के लिए क्या चाहिए, और भी छोटे छोटे से स्टेप्स, तो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, ये तीन चीज है। ठीक है, तो इसके लिए आप क्या करोगे, दे आर वेरी स्पेशल। ये जो एजुकेशनल एम्स होते हैं बहुत ही स्पेशल्स होते हैं, लिमिटेड होते हैं, मतलब बोल सकते हो इसके जो पॉइंट्स हैं अनलिमिटेड नहीं मिलेंगे आपको, लिमिटेड मिलेंगे, एंड डेफिनाइट होते हैं। मतलब देखो एजुकेशनल एम जो है ये फिक्स्ड होता है, इसको बोलोगे कि नहीं ये तुम मॉडिफाई हो जाओ, कुछ भी आए तुम चेंज हो जाओ, तो ये चेंज नहीं हो सकता, ये प्रीफिक्स्ड होता है, ये फिक्स्ड होता है पहले से। लेस इंपॉर्टेंट फ्रॉम एंड मोर इलेबरेट देन एजुकेशनल एम। तो आपका जो एजुकेशनल एम है ये क्या है ना, बहुत ही ज्यादा आप बोल सकते हो डेफिनाइट है। बट एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स जो है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग अगर हम एजुकेशनल एम्स को देखें, तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स थोड़ा सा लेस इंपॉर्टेंट है, बिकॉज एम्स को जैसे जैसे पूरा करते हो तो आपको तो सक्सेस मिल जा रहा है। तो लास्ट का जो पॉइंट है हम बोलते हैं हाँ हमें ये सक्सेस मिला, बट उससे पहले जो जो पॉइंट आप अचीव किए हो वही आपका मेन पॉइंट्स होते हैं। तो आपको बोल सकते हैं कि इलेबरेट फॉर्म में अगर कोई चीज को देख रहे हैं, डिटेल्ड फॉर्म में किसी चीज को देख रहे हो, तो वो एजुकेशनल एम्स है। ठीक है, उद्देश्य एवं आपके लक्ष्य, तो आपके लक्ष्य सबसे बड़े होते हैं, उद्देश्य आपके छोटे होते हैं। जब भी आप उद्देश्य को पूरा करना चाहो तो उसके लिए प्रिपरेशन पहले लेना पड़ता है। अभी उद्देश्य के लिए प्रिपरेशन लोगे तो अल्टीमेटली आपको लक्ष्य मिल जाएंगे, यही चीज है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट, दस इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर बेस्ड ऑन, यस, 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 ये प्रिपरेशन है, दैट इज योर प्रिपरेशन। सिंपली प्रिपरेशन जो रहता है वही है। देखो, for your class I have to prepare a lot. Okay, I have to arrange some topics, then manage some methods, and after that I had send in your groups, and after that we will start. तो ये जो होता है ये प्रिपरेशन है। सो हमारा एम्स क्या है ना, आपका क्लास कंडक्ट करना, दैट इज आवर एम। अगर मैं बोलूँ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है इसका ना, आपका रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स, आपके रिजल्ट्स हैं एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। आपके क्लासेस और प्रिपरेशन जो होते हैं, मतलब छोटे आपके जो प्रिपरेशन होते हैं वो है एजुकेशनल एम्स, एंड मेरे जो प्रिपरेशनल है, मतलब मैं जो प्रिपरेशन लेती हूँ वो है इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव जो मैं आपको दूंगी। तो दैट इज आवर टोटल प्रिपरेशन स्टेज। ओके, तो ये प्रिपरेशन मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप लोग जो करोगे वो एजुकेशनल एम्स है, उसको पूरा करोगे तो एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स मिलेगा, दैट मीन्स एजुकेशनल गोल्स मिलेंगे। एजुकेशनल गोल बोल दिया गया तो ये बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, आप बोलोगे मैम आपने बोला था एम एंड ऑब्जेक्टिव के अंदर आपका एम जो है ये बड़ा है, ऑब्जेक्टिव आपका छोटा होता है। तो एजुकेशनल एम एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव में एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव कैसे बड़ा बन गया, बिकॉज यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव का टर्म दिया गया है वो उद्देश्य होता है। तो आपके जब छोटे छोटे से लक्ष्य पूरे होते हैं तो एक एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव को बड़े सेंस में लिया गया है कि वो एक लाइफ का ऑब्जेक्टिव है, एंड उसको जब पूरा करते हो उसके लिए जो छोटे छोटे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशनल एम्स चाहिए वो कंप्लीट हो रहे, इसलिए वो बड़ा है। ठीक है, बाकी का टाइम जो भी एम्स एंड ऑब्जेक्टिव देख लो वो आपके एम्स बड़े होते हैं, ऑब्जेक्टिव छोटे होते हैं। तो इसको ये ऐसे डायग्राम में आप एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे ना साइड में मैंने कुछ भी नहीं लिखा। ओके, मैंने कुछ भी नहीं लिखा, क्यों, मुझे क्लीन रखना है। तो आपके एग्जाम के सीट में भी आप क्या करोगे, बड़े से ऐसा बना दिए, उसके अंदर सर्कल 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 बना दिए, एंड इसको छोड़ देना है ऐसा, कुछ नहीं लिखना है। क्योंकि कभी कभी क्लीन, नीट एंड क्लीन होना भी बहुत जरूरी होता है पिक्चर। ओके, तो पहला जो पॉइंट है छोटा सा पॉइंट आएगा, क्या होगा, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इससे बड़ा क्या है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स। देखो उससे बड़ा क्या होगा, एजुकेशनल गोल्स, जो लाइफ के गोल्स हैं। एजुकेशनल एम यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया, अगर एजुकेशनल एम मेंशन करोगे तो यहाँ पे एम मेंशन करोगे। सो IOEAEOEG, सो यहाँ पे क्या आया, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, देन आया एजुकेशनल एम्स, देन आया एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स, लास्टली आया एजुकेशनल गोल्स, जो लाइफ के आपके गोल्स हैं और सक्सेस अचीव करते हो गया, इतना क्लियर हो गया। अभी देखो टेक्सोनॉमिकल इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव। अब एम्स आपकी IO मतलब इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स के बाद लिखना है, एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव से पहले, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव के बाद। ओके, अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय टेक्सोनॉमी, मैंने ऑफलाइन में बता दिया है, बताओ।
अब टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? बोलो, एनीवन? जा गया। अभी क्या होगा? देखो, टेक्सोनॉमी सिंपल चीज़, हाँ, बोलो, बोलो, बोलो। क्लासिफिकेशन, राइट, क्लासिफिकेशन। थैंक यू सर। तो क्लासिफिकेशन, ये जो वर्ड है ना टेक्सॉन, ठीक है, टेक्सॉन और टेक्सा, ऐसे वर्ड जब हम यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है क्लासेस। इसका मतलब क्या है? क्लासेस। तो जब टेक्सोनॉमी बोला गया तो स्टडी अबाउट डिफरेंट क्लासेस, अरेंजमेंट करोगे, सेम सेम चीजों को एक ग्रुप में रखते हो, डिफरेंट चीजों को और एक ग्रुप में रखते हो। ऐसा करते हैं ना हम, जब घर पे कोई सामान आता है तो आप क्या करते हो? अच्छा, रोटी है, चावल है, तो दोनों का हम कॉम्बिनेशन करके रख सकते हैं क्या? पॉसिबल नहीं है, तो दोनों को सेपरेट करते हैं। तो इसको हमने क्लासिफाई कर दिया कि ये चीज आप रात में खाओगे, ये चीज आप दिन में खाओगे, ऐसा कुछ भी एक कैरेक्टर के बेसिस पे क्लासिफाई किया। तो टेक्सॉन और टेक्सा का मीन जो होता है क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट। कोई भी थिंग्स का अरेंज करना हो तो क्लासिफाई करना पड़ता है कैरेक्टर के बेसिस पे, कोई एक कैरेक्टर के बेसिस पे। तो यहाँ पे मेंशन किया गया टेक्सोनॉमी मीन्स, क्या है टेक्सोनॉमी मीन्स ना? टेक्सोनॉमी मीन्स ये सिस्टम ऑफ, कॉल आ रहा है इस वजह से। अच्छा सुन लो, कोई बात नहीं। टेक्सोनॉमी का मतलब क्या हो गया? ये सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। सिस्टम मतलब क्या होता है ना? संस्था और ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हो, मतलब डिटेल चीजों में अरेंज करना, डिटेल चीजों में अरेंज करना। अभी डिटेल क्या लोगे? कैरेक्टर के बेसिस पे। कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हो, इवाल्युएशन कर रहे हो, तो उसको हम अरेंज करते हैं। तो उसके लिए जो चीज चाहिए, तो क्या बेस होगा ना? कैरेक्टर बेस होगा। उस कैरेक्टर के बेसिस पे आप क्लासिफाई करोगे। तो टेक्सोनॉमी मीन्स, टेक्सोनॉमी का मतलब क्या है? मीन्स ए सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, एंड इन दिस सेंस ये टेक्सोनॉमी लाइक, कौन सा टेक्सोनॉमी फेमस है? ब्लूम्स टेक्सोनॉमी। इस सेंस के अकॉर्डिंग अगर जानना चाहते हो तो ब्लूम्स टेक्सोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, एंड ये प्रेजेंट करता है, प्रेजेंट द सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, उद्देश्यों का क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। जितने भी उद्देश्य हैं उनके वर्गीकरण, मतलब वर्ग में डिवाइड करना, वर्ग मतलब क्लासेस, वर्गीकरण मतलब क्लासिफिकेशन। तो हम क्या करें? ऑब्जेक्टिव्स को क्लासिफाइड करें कोई कैरेक्टर के बेसिस पे। तो अभी हम जान लेते हैं कि ये जो ब्लूम थे कौन थे। तो डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम, इनका पूरा नाम देख लो, डॉक्टर बेंजामिन एस ब्लूम। ये कहाँ पे प्रोफेसर थे? यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो, दैट मीन शिकागो। चिकागो भी बोल सकते हो, शिकागो भी बोल सकते हो, जो आपको बेटर लगे। ब्लूम्स ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो वाज द एडिटर ऑफ द बुक। कौन से बुक उन्होंने लिखा है ना? टेक्सोनॉमी एजुकेशन, टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स। एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव और एजुकेशन ऑब्जेक्टिव मतलब शिक्षा के क्षेत्र में जो उद्देश्य हैं उसके वर्गीकरण के बारे में उन्होंने लिखा है एक किताब में। ठीक है, उस किताब का नाम ही टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशन ऑब्जेक्टिव्स है। मतलब कंसेप्ट भी सेम है, एंड उसका नाम भी, किताब का नाम भी सेम है। ठीक है, जैसे मैं बोलूँ कि मैंने एक स्टोरी लिखा। स्टोरी का लाइन है कि कहीं पे घूमने गए हो, बायोडाइवर्सिटी के ऊपर चेक कर रहे हो कि बायोडाइवर्सिटी कैसा है, या फिर बोल सकते हो कि अर्थ कैसा है। तो मैंने अर्थ के बारे में लिखा, तो बुक का नाम भी मैंने अर्थ दिया, कंसेप्ट का नाम भी अर्थ है। तो वो वैसा ही चीज है यहाँ पे, बुक का नाम भी टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है, एंड अंदर में जो कंसेप्ट है वो भी टेक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स है। अब बोलोगे हिंदी बच्चे कि इसको मैम हिंदी में ही लिखें या इंग्लिश में लिखें, तो ये बुक का नाम तो चेंज नहीं होगा, तो आप इसको इंग्लिश में ही लिखेंगे। ठीक है, अभी देखो, अभी जो पॉइंट्स हमने डिस्कस किया था, ठीक है, कौन सा पॉइंट है ना? इसके तीन डोमेन होते हैं, इस टेक्सोनॉमी के तीन डोमेन्स होते हैं। पहला डोमेन का नाम है कॉग्निटिव। अच्छा, थोड़ा सा, हाँ, कॉग्निटिव, ये देखो रेड पेन में जो मेंशन किया है, प्रॉपर्ली थोड़ा सा देखना। रेड पेन में मेंशन है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव, इसके बाद इफेक्टिव, देन आया कोनेटिव और साइकोमोटर। कोनेटिव और साइकोमोटर, साइकोमोटर का दूसरा नाम है कोनेटिव, नॉट कॉग्निटिव, कोनेटिव। ठीक है, अभी देखो फर्स्ट थिंग, व्हाट विल द स्टूडेंट डू, मतलब क्या है? इसके शॉर्ट वर्ब्स देख लो, क्या एक्टिविटीज करते हैं? नोइंग, अच्छा नोइंग, किसी चीज को जानना है, आपका बॉडी का कौन सा पार्ट जानने में हेल्प करता है? हेड, आपका बॉडी का हेड। अच्छा, फील करना चाहते हो तो फील इमोशंस, दैट इज लिंक्ड विथ योर ब्रेन, बट फील एग्जैक्टली आप कहाँ से करते हो? दिल से करते हो, तो दैट मीन्स हार्ट हो गया। फीलिंग करना इफेक्टिव हो गया। अच्छा, नेक्स्टली देखते हैं, नेक्स्टली क्या है? फोनेटिव और साइकोमोटर। मैंने क्या बोला था? डूइंग, टू डू, टू डू, कुछ करना, तो दैट इज किसके थ्रू करोगे? डूइंग इसका एक्टिविटी है, एंड हम इसको हाथ से करेंगे या पैर से भी कर सकते हैं, बट मैक्सिमम टाइम रीडिंग राइटिंग तो हाथों से ही होगा। मतलब कोई चीज को हाथों से लिखना, राइटिंग करना, कर्सिव राइटिंग करना, कुछ भी करना, सिंपलिस्टिक कुछ भी वर्क करने के लिए हमें हाथ चाहिए, तो हाथ।
मेंशन है। अभी देखो अगर हम थोड़ा-सा क्लासिफाई कर देते हैं, ईज़ी हो जाएगा हमारे लिए एक्सप्लेनेशन। अभी बच्चों के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बच्चे क्या करेंगे। तो व्हाट विल स्टूडेंट डू? बच्चे क्या करना है? तो व्हाट विल द स्टूडेंट डू? बच्चे क्या करेंगे? कैसे करेंगे? मतलब कॉग्निटिव है ना, सोचने के लिए। तो बच्चे क्या-क्या करेंगे? देखो, यहाँ पे जो पॉइंट्स हैं इसको पहले ऐसे क्लासिफाई कर दोगे, आफ्टर दैट डिटेल में जाओगे। तो पहला पॉइंट क्या है? के, सेकंड पॉइंट क्या है? सी, थर्ड पॉइंट क्या है? ए में डबल है तो ए स्क्वायर एंड एस ई। तो आप बोल सकते हो क्या? नॉलेज का केस बन गया। ठीक है, शॉर्टकट है। नॉलेज का केस बन गया। ठीक है, नॉलेज का क्या बन गया? केस बन गया। देखो मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में बताती हूँ ताकि आप लोग भूलो नहीं। ठीक है, के फॉर क्या आ गया? नॉलेज। सी फॉर क्या आ गया? नॉलेज को ना जब समझ लेते हो उसको एक्सपांड करना पड़ता है, उसको डिटेलली जानना पड़ता है, तो कम्प्रीहेंसिव। ए फॉर दो चीज आएगा, एप्लीकेशन एंड एनालिसिस। एप्लीकेशन एंड एनालिसिस, एप्लीकेशन करोगे तब जाके एनालाइज करोगे ना। एप्लीकेशन मतलब अप्लाई करना, एनालिसिस में डिटेल उसको फिर से एग्जामिन करना। अभी देखो जब मैंने एनालाइज कर दिया तो मैं न्यू थिंग्स को सिंथेसाइज कर सकती हूँ, तो दैट इज सिंथेसाइज और सिंथेसिस प्रोसेस। एंड लास्टली इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन, अच्छा अब बता दो इवैल्यूएशन में क्या मिलते हैं? मार्क्स मिलते हैं या ग्रेड्स मिलते हैं? ओके, अभी इवैल्यूएशन का मतलब क्या है? किसी को भी मार्किंग और ग्रेडिंग देना, जजमेंट देना। अच्छा, इवैल्यूएशन के बेसिस पे प्रमोशंस भी होता है। अभी इवैल्यूएशन का और एक पॉइंट है। अच्छा मुझे बता दो, अगर ड्यूरिंग दिस सेशन में आपको एग्जामिन करती हूँ, इवैल्यूएट करती हूँ, तो उसको कौन सा इवैल्यूएशन बोलेंगे? व्हिच वन? छोटे पार्ट में देखो। फॉर्मेटिव। हाँ, उसको फॉर्मेटिव बोलते हैं। ओके, वो फॉर्मेटिव है। ठीक है, ड्यूरिंग द क्लास होता है, बीच बीच में चलता है, टेस्ट होता है, ओरल टेस्ट, और क्विकली हम रिवाइज करवा के कुछ टेस्ट लेते हैं, तो वो सब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन होता है। ठीक है, आपका इवैल्यूएशन का मतलब हो गया मूल्यांकन। अगर आप हर दिन के बेसिस में करते हो तो उसको फॉर्मेटिव बोला जाता है। अगर एट द एंड ऑफ दिस सेशन और कोर्स होता है तो उसको हम समेटिव बोलते हैं। समेटिव, ओके गुड, समेटिव। तो ये देख लो, पूरा इवैल्यूएशन आप इसी के बेसिस पे करोगे। याद रहा, नॉलेज का केस बन गया। याद रखना इतना, नॉलेज का केस बन गया। तो के फॉर नॉलेज, सी फॉर कम्प्रीहेंशन और कम्प्रीहेंसिव, ए फॉर एप्लीकेशन, ए फॉर एनालिसिस, एस फॉर सिंथेसिस, ई फॉर इवैल्यूएशन। इतना याद रखोगे, फिर आगे बढ़ेंगे, बाकी इतना याद रखो। अभी देखो इफेक्टिव में क्या होगा? व्हाट डज ही डू टू इट? देखो अभी उसको फील करना है, कोई चीज उसने कर दिया, समझ लिया, उसके बाद उसको फील करना पड़ेगा। तो इसके लिए सिर्फ 5 चीज है, मतलब 5 स्टेप्स बोल लो। तो 5 स्टेप्स में क्या है? आर स्क्वायर भी ओ, रुको, आर स्क्वायर भी ओ सी। ठीक है, आर स्क्वायर। देखो इसको कैसे कर सकते हो? आज के टाइम पे कौन सा मूवी बहुत चल रहा है बताओ? किसको ऑस्कर मिल गया? बता दो फटाफट, आर को देख के बता दो। आर आर आर, याद रहा? तो अभी देखो ट्रिपल आर का क्या बन गया? वोकल बन गया। ठीक है, ट्रिपल आर का वोकल बन गया, क्योंकि उसके सॉन्ग को भी बहुत ज्यादा फेमस कर दिया गया। तो इसको याद रखने के लिए इतना करना, ट्रिपल आर को, अभी ट्रिपल आर तो बोल नहीं सकते, तो याद रखो कि डबल आर को वोकल बना दिया गया, डबल आर को वोकल बना दिया गया। तो अभी देखो डबल आर से क्या आएगा? रिसीविंग एंड रिस्पॉन्डिंग। अच्छा, मैं कैसे फील करूं कोई चीज को? मैं पहले रिसीव करूंगी, पहले मैंने ग्रहण किया ना, आपसे मैंने कुछ सीखा, उसके बाद मैं फील करूंगी। तो पहले मैंने रिसीव किया, आफ्टर दैट उसका रेस्पॉन्ड दिया, रेस्पॉन्डिंग, रिसीविंग देन रेस्पॉन्डिंग। अभी देखो जो चीज मैंने रेस्पॉन्ड दिया उसको मैं पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू दूंगी, रीइंफोर्समेंट करूंगी कि ये मैं पॉजिटिव वैल्यू दूं कि नेगेटिव दूं, ये पॉजिटिविटी है या नेगेटिविटी है, उसके अकॉर्डिंग वैल्यूइंग, किसी चीज को वैल्यू देना। नेक्स्ट, ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन। ओ फॉर ऑर्गेनाइजेशन, किसी चीज को बनाने के लिए ऑर्गेनाइज करना, हर एक पॉइंट को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज करना। लास्ट थिंग, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन, कैरेक्टर के बेसिस पे सब कुछ अभी करेंगे, कैरेक्टराइजेशन। तो आर स्क्वायर वी ओ सी, आर स्क्वायर वी ओ सी, याद रहा? चलो लास्ट वन, दैट इज कोनेटिव एंड साइकोमोटर डोमेन। कोनेटिव एंड साइकोमोटर डोमेन, तो हाउ डज ही डू इट? कैसे वो करेगा, कोई चीज को कैसे करना है ना, इसके लिए भी 5 पॉइंट्स हैं। 5 पॉइंट्स हैं। ठीक है, PSGMC, PSGMC, इसका कुछ बन तो नहीं पाया, बट ऐसे याद रख लेंगे हम लोग। PSGMC, P फॉर परसेप्शन। परसेप्शन मतलब रिसीव, अगेन वही पॉइंट आया। अभी देखो परसेप्शन रिसीव कर लिया,
कोई चीज़ को रिसीव करने के बाद क्या करोगे माइंड में, क्योंकि अभी मुझे परफॉर्म करना है, डूइंग मतलब क्या है, कोई चीज़ को परफॉर्म करके दिखाना है ना, तो मैं उसमें सेट हो जाऊंगी पहले, तो मैंने सेटिंग कर दिया। अभी इसके बाद गाइडेड रेस्पॉन्स आएंगे कि मैंने इसको करेक्टली किया या नहीं किया, किया है तो क्या प्रॉब्लम है, अगर नहीं किया है प्रॉपरली तो इसको कैसे करना है, तो गाइडेड रेस्पॉन्स मिलेगा। आफ्टर दैट इसके मैकेनिज्म के बारे में डिटेल जानना है कि मैं कैसे करूं, कौन से वे से इसको परफॉर्म करूं, दैट इज योर मैकेनिज्म। लास्ट वन, कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रेस्पॉन्स, मतलब उस चीज को कितने क्रिटिकल वे से आप सॉल्व कर सकते हो या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में देख सकते हो, उसका रिस्पॉन्स दे सकते हो, तो कॉम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स हो गया। इतनी चीज को डिटेल्ड अभी पढ़ना है, डिटेल्ड पढ़ना है, ठीक है। अभी देखो पहला स्टेप स्टार्ट हुआ, पहले तो देख लो कैसे अरेंज किया गया है, ठीक है। पहला जो पॉइंट है ये आपका कॉग्निटिव का पॉइंट है। कॉग्निटिव में कितने पॉइंट्स थे, कॉग्निटिव में कितने पॉइंट्स थे, अभी बोलो, के केस याद आया, के केस में 6 पॉइंट्स हैं। देखो यहाँ पे नंबरिंग देखते जाना फटाफट, क्योंकि एक पेज का जो भी इंफॉर्मेशन है स्क्रीन में शो नहीं हो पा रहा, तो ये नंबर 1 है, ठीक है। नंबर 1 के अंदर अगेन पॉइंट्स इतने सारे हैं, ऑलमोस्ट 4 पॉइंट। सो अभी पॉइंट देख लो, ये सेकंड वाला पॉइंट आ गया कंप्रीहेंशन, दैट इज बेस्ड ऑन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। अभी थर्ड वाला पॉइंट है एप्लीकेशन, इसका मतलब हो गया टू अप्लाई, टू अप्लाई, दैट इज योर थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट हो गया एनालिसिस, फोर्थ पॉइंट क्या हो गया, एनालिसिस। एंड लास्ट 2 पॉइंट्स क्या था, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन। तो इसका जो भी पॉइंट है यहाँ तक में कंप्लीट हो रहा है, फर्स्ट फर्स्ट का जो भी पॉइंट्स है यहाँ तक में कंप्लीट हो रहा है। तो लेट्स स्टार्ट, फर्स्ट पॉइंट को एक्सप्लेन करते हैं। कॉग्निटिव डोमेन ही सबसे बड़ा डोमेन है, कॉग्निटिव डोमेन आपका सबसे बड़ा डोमेन है, इसी के बेसिस पे सारा डोमेन्स बनता है या डिपेंड करता है। तो फर्स्ट डोमेन इज कॉग्निटिव डोमेन, तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसको देखते हैं, नॉलेज, ठीक है। तो नॉलेज किस पे डिपेंड करता है ना, नॉलेज बिलोंग्स टू कॉग्निटिव डोमेन, नॉलेज किस डोमेन का पार्ट है, दैट इज बिलोंग्स टू कॉग्निटिव डोमेन, that belongs to cognitive domain, that means acquisition of knowledge, मतलब knowledge acquire करना है, acquisition of knowledge और knowledge acquire करना है, ठीक है, belongs to cognitive domain। और meaning इसका क्या आ गया, knowledge acquisition। जैसे आप लोगों को कल मैं पढ़ाई थी language acquisition, तो ये है knowledge acquisition, मतलब knowledge को कैसे लेना है। तो इसके कितने पार्ट्स हैं ना, 1 2 3, ठीक है, मेनली 3 पार्ट्स है। एंड आपको अगर पार्ट वाइज समझ नहीं आ रहा है तो क्या है, ये 3 पार्ट्स एबहॉप में डिवाइड किया, मतलब मैं कलर चेंज करती हूँ आपको दिखेगा, ये 3 पार्ट्स हैं। बट जो फर्स्ट पार्ट है उसको अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, अगेन डिवाइड कर दिया गया। तो पहला 3 पार्ट्स में याद करते चलो, पहला पॉइंट है नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक्स, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रैक्शंस, ओके। तो पहला क्या चीज है, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक, कोई स्पेसिफिक चीजों के बारे में जानना। देखो, फॉर द फर्स्ट टाइम आपको अगर कोई कंसेप्ट और थ्योरी मैं देती हूँ तो आप क्या करते हो, उसके जो हेडिंग्स हैं उसको जानते हो या उसके टर्म्स को जानते हो। तो पहला चीज है कि नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, मतलब टर्म्स जानना, नाम जानना, उसका टर्म्स को जानना। फिर क्या होगा उसके सेकंड पार्ट में ना, स्पेसिफिक फैक्ट को जानना, मतलब फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेना, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन को लेना। तो नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी एंड नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट, ओके। नॉलेज ऑफ टर्मिनोलॉजी, नॉलेज ऑफ स्पेसिफिक फैक्ट। आफ्टर दैट देखो नेक्स्ट क्या है, नॉलेज ऑफ वेज एंड मीन्स ऑफ डीलिंग विद स्पेसिफिक। अभी जो जो स्पेसिफिक फैक्ट्स मिले थे उसको आप कैसे हैंडल करोगे, कोई भी कंसेप्ट का जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलता है, जो भी फैक्ट्स को जानने को मिलता है उसको आप कैसे डील करोगे, उसके साथ कैसे आप काम करोगे ना, उसके लिए ये पॉइंट्स हैं, कन्वेंशन, देन ट्रेंड्स एंड कंक्लूजन, कंक्लूजन बोल सकते हो या कंसंट्रेशन भी आता है, मतलब उस पॉइंट के ऊपर, कंटेंट के ऊपर भी आता है, तो वर्ड्स अलग अलग बुक में अलग अलग है। देन क्राइटेरिया, देन आता है मैथोडोलॉजीज, देन क्लासिफिकेशन एंड कैटेगरीज, ठीक है। कितने पॉइंट्स हो गए, 6 पॉइंट्स हो गए अगेन। तो स्पेसिफिक चीज़ों के बारे में जानना हो तो पहले तो उसके कन्वेंशनल पॉइंट्स को जानना पड़ता है कि पहले से कैसा चल रहा था, कौन से टर्म्स पे इसको यूज़ कर रहे थे, क्यों यूज़ कर रहे थे। फिर आया इसके जो ट्रेंड्स होते हैं, मतलब जो होते होते ना, कोई कोई चीज़ ट्रेंडिंग में आ जाता है, मतलब इसके इंफॉर्मेशन कौन सा वैल्यूएबल है। नेक्स्ट आया क्राइटेरिया, कौन से कैरेक्टर के बेसिस पे आप उसको जज कर रहे हो। एंड नेक्स्टली मैथोडोलॉजीज, मैथोडोलॉजीज मतलब मैथड्स क्या यूज होगा, कौन से मैथड्स को आप यूज करो। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन, मतलब क्लासिफाई कैसे करोगे उसको, कैटेगराइज और क्लासिफाई करने के लिए क्या चाहिए। क्लासिफाई करना मतलब वर्गीकरण, कैटेगराइज भी वही सेम वर्ड्स पे आता है बट
आफ्टर क्लासिफिकेशन आप जब डिवाइड कर देते हो तो उसको टर्म दिया जाता है कि कैटेगरी ए बी सी डी, ऐसा हम ग्रुप का नाम देंगे। तो ऐसे हो गया नॉलेज स्पेसिफिक का काम। देन हम नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रक्शन, नॉलेज ऑफ यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रक्शन, तो ये क्या है, पहला पॉइंट ये है नॉलेज ऑफ प्रिंसिपल एंड जनरलाइजेशन। अच्छा, मुझे बताइए कि सबसे इंपॉर्टेंट थिंग जब भी आप बुक पढ़ते हो तो फर्स्ट आप जनरल आइडिया लेते हो या स्पेसिफिक आइडिया लेते हो? पूरे कंसेप्ट का कौन सा आइडिया लेते हो? ओके, तो जनरल आइडिया मतलब ये जनरल आइडिया किसी प्रिंसिपल्स के ऊपर डिपेंड करेगा, जैसे आपके कैरेक्टर्स के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं, उसको आप ये करेंगे डिफाइन करेंगे तो प्रिंसिपल्स के ऊपर डिफाइन करते हुए जनरलाइजेशन होता है। तो जनरलाइजेशन पॉइंट मतलब जनरल आइडिया गेनिंग। नेक्स्ट पॉइंट नॉलेज ऑफ स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर। तो स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर मतलब जो भी कंसेप्ट मिलेगा उसका नॉलेज लो, फिर उसको स्ट्रक्चर दो। स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे कि इन्फॉर्मेशन आपको पता चला तो इन्फॉर्मेशन, अच्छा मैं आपको कोई इन्फॉर्मेशन देती हूँ तो आपके माइंड में उस स्टेटमेंट का, उस सेंटेंसेस का कोई एक इमेज क्रिएट होता है कि नहीं? जब आप इमेज क्रिएट करते हो तो वो इमेज होता है स्ट्रक्चर, वो इमेज होता है स्ट्रक्चर। तो नॉलेज ऑफ स्टोरीज एंड स्ट्रक्चर, ठीक है। ये देखो इतना ही बड़ा पॉइंट है, इसको जब आप लिखोगे ना अपनी कॉपी में बहुत फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पहले याद रखना है कि नॉलेज का तीन पॉइंट्स है, मतलब तीन पॉइंट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है स्पेसिफिक, देन उस स्पेसिफिक के साथ कैसे डील करोगे, देन यूनिवर्सल एंड एब्स्ट्रक्शन। इसके अंदर पे नॉलेज स्पेसिफिक के अंदर में दो पॉइंट्स है, एक है टर्म्स के बारे में जानना, एक स्पेसिफिक फैक्ट के बारे में जानना। आफ्टर दैट कैसे डील करोगे ना, ये छह पॉइंट्स है, छह पॉइंट के थ्रू हम डील करेंगे। नेक्स्टली ये दो पॉइंट्स हम डिवाइड करेंगे कि पहले जनरल आइडिया गेनिंग करेंगे, प्रिंसिपल्स जानेंगे, उसके बाद स्ट्रक्चर देंगे स्टोरीज का कंसेप्ट जान के। तो ये नॉलेज हो गया। कंप्रीहेंशन, ठीक है, या फिर कंप्रीहेंसिव भी बोल सकते हो। तो कंप्रीहेंशन क्या है, ये डिपेंड करता है, ऑलवेज याद रखना एक के बाद एक जो आपका स्टेप्स है ना उसमें आप सीक्वेंस को चेंज नहीं कर सकते। तो फर्स्ट सीक्वेंस इज नॉलेज, आफ्टर दैट सेकंड स्टेज आता है, सीक्वेंस का पहला स्टेज था नॉलेज, सेकंड स्टेज आता है कंप्रीहेंशन। तो कंप्रीहेंशन बेस्ड ऑन क्या होगा, पहला स्टेज के ऊपर वो डिपेंड करता है, तो बेस्ड ऑन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग, बेस्ड ऑन नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। तो ये इसमें क्या चीज करते हो ना, तीन चीज करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, थ्री स्टेप्स को फॉलो करते हैं, एक दो तीन। पहला स्टेप होता है ट्रांसलेशन, पहला स्टेप क्या है, ट्रांसलेशन। सेकंड स्टेप क्या है, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रिटेशन। एंड थर्ड स्टेप क्या है, एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। तो ट्रांसलेशन, इंटरप्रिटेशन, एक्स्ट्रापोलेशन। अभी इसको हम डिटेल समझेंगे। ट्रांसलेशन मतलब जान रहे हो, students is expected to translate the communicated knowledge in his own words। communicated knowledge, communicated knowledge, ओके। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, जिस वे से, जिस लैंग्वेज से वो कम्युनिकेट करते हैं, जो पॉइंट आपको मिल रहा है अभी, तो वो है नॉलेज पॉइंट, उस नॉलेज पॉइंट को यूज करेंगे एंड यूज करके उसको समझेंगे। जब समझ रहे हो तो कौन से लैंग्वेज में दूसरे बच्चों को बताते हो, अपने ओन लैंग्वेज में। तो द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू ट्रांसलेट द कम्युनिकेटेड लैंग्वेज और नॉलेज इन हिज ओन वर्ड्स। जो भी नॉलेज है लैंग्वेज के थ्रू आएगा एंड उसको अपने वर्ड से आप यूज करेंगे। नेक्स्ट, इंटरप्रिटेशन, इंटरप्रेट करना, कोई चीज को इंटरप्रेट करना। इट मीन्स टू एक्सप्लेन, डिस्क्रिमिनेट, क्लासीफाई, वेरीफाई, इट्स एग्जाम्पल टू जनरलाइज। किसी चीज को जानने के लिए उसको डिटेल समझना पड़ता है, तो डिटेल समझने के लिए पहले उसको एक्सप्लेन करो, फिर उसके अंदर क्या क्या डिफरेंस पॉइंट है, डिफरेंस को जानो, देन क्लासीफाई करो, वर्गीकरण फिर से आए, देन जो आपने क्लासीफाई किया उसको वेरीफाई करो, इट इज वैलिड और नॉट, ये वैलिड है कि नहीं है। देन जो भी उसके एग्जाम्पल्स हैं उसके साथ इसको एक्सप्लेन करो एंड जनरलाइज आइडिया ले लो, ठीक है। अभी देखो नेक्स्ट, एक्स्ट्रापोलेशन। एक्स्ट्रापोलेशन, इट मीन्स टू एस्टिमेट द यूज ऑफ नॉलेज एंड एक्सटेंड इट टू अदर फील्ड। मतलब देखो आपको अच्छा आपको साइंस का कुछ टॉपिक आता है, तो क्या आप साइंस के कुछ टॉपिक्स को अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर सकते हैं, ये सुनो। अच्छा अभी मैं बोलती हूँ, आपको ना हिस्ट्री का कुछ टॉपिक आता है, बट हिस्ट्री का कुछ जो टॉपिक है उससे ही आप इंफॉर्मेशन लेके दूसरे कोई ज्योग्राफी और सिविक्स कोई एक सब्जेक्ट में यूज कर रहे हो, तो इज इट पॉसिबल ना, पॉसिबल तो है, ऑब्वियस है, बिकॉज हम नॉलेज को लेने के बाद कहीं भी यूज कर सकते हैं।
जहाँ उसका नीड होगा कहीं भी हम यूज कर सकते हैं। तो नॉलेज को हम यूज कर लिए, आफ्टर दैट उसको एक्सटेंड करेंगे एंड कोई भी अदर फील्ड में यूज करेंगे, दैट इज कॉल्ड एक्स्ट्रापोलेशन। अच्छा, ये वर्ड का मतलब क्या होता है? एक्स्ट्रा मतलब आउटसाइड बोल सकते हो, पोलेशन मतलब डिफरेंट पोल्स। आप जैसे होता है ना साउथ पोल नॉर्थ पोल, तो वैसा ही है। ठीक है, वो पोलेशन होता है, दो डिफरेंट जगह पे आप यूज करो। एक जगह से आपने इंफॉर्मेशन को लिया, जैसे कि ए एक फील्ड है, वहां से इंफॉर्मेशन को लिया एंड बी में यूज कर दिया, सी में यूज कर दिया, तो ये होता है एक्स्ट्रापोलेशन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेज दैट इज एप्लीकेशन। यस, यस, बोलिए बोलिए, मैं सुन रही हूँ। देखो, इट मीन्स टू एस्टिमेट द यूज ऑफ नॉलेज। सपोज एक स्टेज का एक वर्क, आपको नॉलेज है, तो उस नॉलेज को आप बढ़ाते कैसे हो? अदर फील्ड में यूज करके। कोई अदर एग्जाम दे रहे हो या अदर कोई वर्क कर रहे हो, तो उसमें भी आप यूज कर सकते हैं। देखो, आपका एजुकेशन एक फील्ड है, आप जहाँ पे वर्क करते हो ऑफिशियल वर्क, वो आपका अदर फील्ड है। आप डांस करते हो, वो और एक फील्ड है। आप कुकिंग करते हो और एक फील्ड है। तो क्या हम एजुकेशनल जो इंफॉर्मेशन जो हमें पता है, उस नॉलेज को मैं कुकिंग में यूज कर सकती हूँ, वर्क प्लेसेस पे यूज कर सकती हूँ? यस, बस वही है एक्सटेंशन। एक्सटेंड करना मतलब एक्सटेंशन करना, उसको बढ़ाना एंड यूज करना। ओके, नेक्स्ट। नेक्स्ट चले, अप्लाई, और दैट मीन्स एप्लीकेशन, मतलब ये हो गया टू अप्लाई। सो एप्लीकेशन मतलब तो समझ गए कि इसके इंफॉर्मेशन, जो भी इसका इंफॉर्मेशन है, उसको यूज करना पर्टिकुलर कोई फॉर्म में या कॉन्क्रीट सिचुएशन में। कॉन्क्रीट क्या होता है? निर्दिष्ट। निर्दिष्ट जो चेंजेस नहीं हो सकता, जो बहुत ही क्रिटिकल हो, उस सिचुएशन में हम यूज करेंगे। मतलब देखो, इतना तो नॉलेज समझ लिया, अंडरस्टैंडिंग ले लिया, एंड उसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम धीरे धीरे यूज करेंगे हर एक जगह पे। तो उसके लिए सिचुएशन चाहिए। तो सिचुएशंस के लिए अभी क्या क्या करना पड़ेगा? इसके भी तीन स्टेज आगे आगे, तीन स्टेजेस। फर्स्ट वन, पहले तो हमें जनरल आइडियाज के जो भी फैक्ट्स हैं, लॉज हैं, प्रिंसिपल्स हैं, थ्योरीज हैं, वो जानना पड़ेगा। मतलब उनका जनरल आइडियाज को लेना पड़ेगा। जैसे होता है ना, मोरल ऑफ द स्टोरी जानते हो, या फिर जैसे आपने पढ़ा क्या, महाभारत पढ़ा। ठीक है, महाभारत से बहुत सारे इन्फॉर्मेशन लिए, जो आपने इन्फॉर्मेशन लिया वही है उसका फैक्ट्स, उसके लॉज एंड प्रिंसिपल्स, थ्योरीज। ठीक है, वैसे डिफरेंट सब्जेक्ट्स का हम इंफॉर्मेशन, फैक्ट्स, थ्योरीज, लॉज लेते हैं एंड यूज करेंगे। अभी देखो, ये जब हो गया, फर्स्ट स्टेप हो गया, तो सेकंड स्टेप में क्या होगा? डायग्नोसिस ऑफ द पीपल्स वीकनेस। लोगों के वीकनेस के बारे में बताओ। आप अप्लाई करके देख रहे हो ना, कोई चीज को अप्लाई करने के बाद ही आप पता करते हो कि इसमें क्या वीकनेसेस है या नहीं है। तो डायग्नोसिस ऑफ पीपल्स वीकनेस। फिर देखो, एप्लीकेशन ऑफ कंटेन्स टर्म्स, लॉज एंड हायर। अच्छा, यहाँ पे जो पॉइंट है ये इसका है, सो सॉरी, यहाँ तक आ गया। एप्लीकेशन ऑफ कंटेन्स टर्म्स एंड लॉज, मतलब ये जो लॉज, फैक्ट्स, प्रिंसिपल सब कुछ जाना, देन आपने जज किया लोगों के अंदर वीकनेस क्या है, उसके अकॉर्डिंग आपने क्या क्या कंटेंट को यूज किया, कंटेंट, लॉज, टर्म्स को यूज किया। अभी देखो, लास्टली, लास्ट नहीं, और भी तीन स्टेज है, मतलब नेक्स्टली एनालिसिस आएगा। एनालिसिस मतलब क्या है? पूरा अच्छे से अंडरस्टैंड करना, एनालाइज करना, है ना। तो हम पहले क्या करेंगे, चीजों के छोटे पार्ट से चलेंगे, एलिमेंट्स, एनालिसिस ऑफ एलिमेंट्स। फिर क्या आएगा? एनालिसिस ऑफ रिलेशंस फॉर कनेक्शंस एंड इंटरेक्शन। इंटरेक्शन एंड कनेक्शन क्रिएट करने के लिए रिलेशंस बनेगा। देन नेक्स्ट स्टेज क्या है? एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल। एनालिसिस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल। ओके, ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल। तो ऑर्गेनाइज्ड प्रिंसिपल क्या है? अभी जो चीजें बन चुकी है, प्रिंसिपल्स, और आप बोल सकते हो थ्योरीज, पहले से जो बन गया है उसको हम सिर्फ क्या कर सकते हैं? एनालाइज कर सकते हैं, और उसको हम चेंजेस नहीं कर सकते, उसके इन्फॉर्मेशन को हम अप्लाई कर सकते हैं बट चेंजेस नहीं कर सकते। अभी देखो, सिंथेसाइज में आएंगे, मतलब सिंथेसिस करेंगे, न्यू नॉलेज को लेंगे या फिर न्यू वे से उसको अरेंज करेंगे। सो ये क्या करता है? हेल्प द स्टूडेंट टू एक्वायर नेसेसरी एबिलिटी टू कंबाइन डिफरेंट एलिमेंट्स एंड कंबाइन डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज, ऑब्जेक्ट एंड कंसेप्ट। ये क्या करता है बच्चों में ना, ये हेल्प करता है कि वो डिफरेंट टाइप ऑफ आइडियाज ले एंड उसको जोड़े, उस एलिमेंट्स को जोड़े, उसको कंबाइन करना सीखे। ठीक है, अभी पहला पॉइंट, क्या करोगे? प्रोड्यूस करोगे। क्या प्रोड्यूस करोगे? प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन। सिंथेसिस का पहला पार्ट है, आप जो न्यू न्यू आइडियाज सिंथेसाइज करते हो ना, आपके माइंड में जो ये डाउट्स आते हैं, आप क्वेश्चंस करते हो एंड जानना चाहते हो, यही होता है सिंथेसिस। यही होता है सिंथेसिस। जैसे आप क्वेश्चंस करते हो, मैम ये पॉइंट ऐसा हुआ,
क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, दैट इज योर सिंथेसिस पॉइंट। तो प्रोडक्शन ऑफ यूनिक कम्युनिकेशन, एंड ये किसके थ्रू करते हो, ना कम्युनिकेट करके करते हैं, है ना। देन नेक्स्ट क्या है, जब प्रोडक्शन करो न्यू चीजों को, न्यू थिंग्स को, तो प्लानिंग करना बनता है। तो प्रोडक्शन ऑफ ए प्लान और प्रपोज सेट ऑफ ऑपरेशन, कोई चीज करने के लिए प्लानिंग करोगी या सेट ऑफ रूल्स को यूज करोगे। नेक्स्टली डिटर सॉरी डेविएशन, मैं उल्टा उल्टा वर्ड बोल रही हूँ, डेविएशन भी नहीं है, डेरिवेशन है, सो सॉरी। डेरिवेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन। अच्छा, व्हाट डू यू मीन बाय एब्स्ट्रैक्ट, जनरल बड़ा है या एब्स्ट्रैक्ट बड़ा है, स्पेसिफिक का अदर टर्म्स में यूज होता है, एब्स्ट्रैक्ट जनरल बड़ा होगा। तो जनरल इज अ वास्ट फॉर्म, एब्स्ट्रैक्ट इज द, हाँ एब्स्ट्रैक्ट होता है जिस्ट फॉर्म, या फिर बोल सकते हो एब्स्ट्रैक्ट इज द डिस्क्रीट फॉर्मेट। अगर मतलब बिखरे हुए चीजें, बिखरे हुए चीजें जो कि सिर्फ इंपॉर्टेंट थिंग्स को ही शो करता है, पूरा डिटेल नहीं शो करेगा। डिटेल्ड आ गया तो जनरल, अगर डिस्क्रीट में बोल दिया या छोटे छोटे फॉर्म्स में बोल दिया जो कि पर्टिकुलर एक एक एलिमेंट्स को दिखाता है, एक एक फैक्ट्स को दिखाता है, वो होता है आपका एब्स्ट्रैक्ट। तो डेरिवेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन, जितने भी पॉइंट्स आपको समझ आया उसके अंदर जो रिलेशनशिप है उसको ड्रॉ आउट करना। इतने प्रिंसिपल जान ले, इतने कंसेप्ट जान ले, न्यू आइडियाज जान ले, तो उनके अंदर कनेक्शन तो क्रिएट करना पड़ेगा ना। तो वो कनेक्शन क्रिएट करता है डेरिवेशन ऑफ सेट ऑफ एब्स्ट्रैक्ट रिलेशन। ठीक है, लास्ट स्टेज दैट इज इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन मतलब आप जानते हो जजमेंट करना, प्रॉपर वैल्यू देना, एडजस्ट करना कोई चीजों के साथ। अब देखो इसके दो स्टेजेस हैं। फर्स्ट वन, जजमेंट इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंसेस, जजमेंट इन टर्म्स ऑफ एक्सटर्नल एविडेंसेस। मतलब अंदर से जो जाने, इंटरनल बोला गया तो इंटरनल में क्या है, आइडियाज लिए, लॉजिकल पॉइंट देखे, एक्यूरेसी देखे, कंसिस्टेंसी देखे, मतलब जो भी एविडेंसेस हैं इंटरनली वो कितना कनेक्ट करता है हर एक चीजों को। इंटरनली जैसे कि ऑब्जेक्टिव, स्कूल के विद इन बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स हम देते हैं बच्चों को फुलफिल करने के लिए। अच्छा, टीचर्स को फुलफिल करने के लिए फिर दूसरे ऑब्जेक्टिव्स मिलते हैं, एंड जो टीचर्स को मिलते हैं वो वास्ट होते हैं, एंड बाहर के लोगों से भी ये कनेक्ट होते हैं जिसके थ्रू इंफॉर्मेशन बच्चों तक पहुंचता है। जब इंटरनल बोला जाए तो वो हो गया आपका जस्ट लाइक एक्यूरेसी देख लो इंटरनल के बेसिस पे। तो इनसाइड जो रह रहा है, जो भी चीजें इनसाइड हो रहे, आउटसाइड अगर कोई चीजें हो रही है दैट इज एक्सटर्नल। जैसे कि आपके डिफरेंट मेथड्स यूज करना, रूल्स यूज करना, नॉर्म्स यूज करना, ये सारे एक्सटर्नल है। अगर मैं बोलूँ आप एविडेंसेस जो ले रहे हो वो कितना प्रॉपर है या कितना एक्यूरेट है इसके बारे में, तो वो चीज हो जाएगा आपका कंसिस्टेंसी एंड इवैल्यूएशन। जो भी पॉइंट बोल रहे हो इवैल्यूएशन का इंटरनल पॉइंट्स हो जाएगा, मतलब इन टर्म्स ऑफ इंटरनल एविडेंस, इंटरनल इनसाइड, एक्सटर्नल आउटसाइड। हो गया, इतना क्लियर है, ये सुन लो। थोड़ा भास्ट है, डिफिकल्ट भी है, समझ आया, ये सुन लो। ओके चलो नेक्स्ट पॉइंट। अच्छा, लास्ट वाला नहीं समझ आया, दैट इज इंटरनल, मैंने बोला इंटरनल एंड एक्सटर्नल बोला। ओके 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 ओके, मैं बता देती हूँ। देखो, दो पार्ट है, कोई भी वर्क का दो पार्ट होता है, एक है इंटरनल पार्ट, दूसरा है एक्सटर्नल पार्ट। एक्सटर्नल पार्ट ऑलवेज आउटर साइड से विजिबल होता है, इंटरनल पार्ट विजिबल नहीं होता। अच्छा, आप जब मैथ्स कर रहे हो कौन सा लॉजिक लगाया गया है, क्या आपको विजिबल है, क्या आपको विजिबल होता है, नो मैम। सो ये हो गया इंटरनल, कोई भी कंसेप्ट का जो विजिबल चीजें नहीं है वो होते हैं इंटरनल। जो विजिबल होता है आउटसाइड से, जिसको हम फिक्स्ड बोल सकते हैं, जो चेंजेस नहीं होगा या फिर जो सोसाइटी के साथ लिंक्ड होगा, वैसे चीजों को हम एक्सटर्नल बोलेंगे। जैसे कि मेथड्स यूज करना, रूल्स यूज करना या नॉर्म्स, नियम बनाना, ये सारे क्या होंगे, आउटसाइड, बाहर से दिख रहे हैं, तभी तो उस नियम को फॉलो करते हो। जैसे कि आपके एडमिट कार्ड मिलता है तो एडमिट कार्ड के नीचे नोट कुछ इंफॉर्मेशन होता है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, तो इंस्ट्रक्शन आउटर एवरी पर्सन को विजिबल होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं एक्सटर्नल एविडेंसेस। बट इनसाइड में अगर देखते हैं तो सबका एक यूनिक नंबर होता है जो कि अलग होता है सारे पर्सन का, एंड वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, बहुत ही ज्यादा सिक्योर्ड फॉर्म में और एक्यूरेट होता है, तो इसलिए ये होगा इंटरनल। तो इंटरनल इनसाइड में रहेगा जो विजिबल नहीं है, एक्सटर्नल आउटसाइड में रहेगा जो सबके लिए सेम होता है एंड वो विजिबल होता है। क्लियर हो गया। हाँ, एक्यूरेट नहीं रहेगा, फिक्स नहीं है। रूल्स नियम जो भी नॉर्म्स है वो एज पर स्टूडेंट्स नीड, एज पर इंस्टीट्यूशनल नीड वो चेंज हो सकते हैं। जैसे कि आपके सिलेबस चेंज हुए, तो सिलेबस आउटर साइड से सबको दिख रहा है बट वो एक्यूरेट नहीं है, बिकॉज वो एवरी ईयर चेंज हो सकता है, इसको हम फिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, ओके चलो, अभी नेक्स्ट डोमेन पढ़ लो, इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन के बारे में पता है बहुत कुछ हमें, तो दैट मीन्स टू फील,
इसको फील करना है। तो अभी बोलो ये फील है मतलब किस पे डिपेंड करेगा? इमोशंस, इंटरेस्ट, एप्रिसिएशन, एटीट्यूड, मेंटल टेंडेंसीज, वैल्यू ऑफ द पीपल, वैल्यूज ऑफ द पीपल। मतलब देखो आपका इंटरेस्ट क्या है, आपके इमोशंस क्या है, आपके एप्रिशिएशन मतलब आपको कौन अप्रिशिएट कर रहा है, कौन अच्छा बोल दिया, कौन बुरा बोल दिया, ये चीज। एटीट्यूड, अभी ना लोगों का एटीट्यूड आपकी तरफ ना पॉजिटिव नेगेटिव बहुत वेराइटीज के होते हैं। मेंटल टेंडेंसीज, आप किस चीज को कितने फोकस के साथ कर रहे हो, कितनी बार कर रहे हो प्रैक्टिस, वो चीज होता है मेंटल टेंडेंसीज। एंड वैल्यू ऑफ द पीपल, मतलब लोगों का वैल्यू। अभी देखो अपने पेरेंट्स में मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, मदर एंड फादर के अंदर किसके साथ आप बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं मदर। किसके साथ कम कनेक्टेड होते हैं, वो होते हैं फादर। अगर मैं एज कम्पेयर टू अदर पर्सन ऑफ द फैमिली बोलूँ तो मैं फादर के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड रहूंगी एंड अदर पर्सन के साथ ज्यादा कनेक्टेड नहीं होंगी। अगर मैं सोसाइटी एंड फैमिली के अंदर बोलूँ कनेक्शन किसके साथ अच्छा है, तो ऑब्वियस है हमारा ब्लड रिलेशन जहाँ पे है उसके साथ ही अच्छा होगा, दैट मीन्स फैमिली। एंड सोसाइटी के साथ नहीं। अगर मैं बोलूँ आउटर कंट्री और आउटर स्टेट एंड आवर सोसाइटी, तो किसके साथ हमारा रिलेशन अच्छा होगा ना, हमारी सोसाइटी के साथ अच्छा होगा एंड अदर कंट्री और स्टेट के साथ अच्छा नहीं होगा। अगर मैं स्टेट एंड कंट्री में बात करूं, डिफरेंट कंट्री, तो हाँ ऑब्वियस है आसपास के जो स्टेट्स हैं उसके साथ, बिकॉज इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनको हम हमारा स्टेट बोल सकते हैं, हमारे इंडिया के भी दिन है तो उनके साथ बॉन्डिंग अच्छा होगा, अदर के साथ। तो ये सारी इंफॉर्मेशन है कि किसको आप ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। तो लोगों को वैल्यू देना डिफरेंट वेज में होता है। आप कौन से पर्सन को, एक मदर को जो वैल्यू दे रहे हो, क्या उसी वैल्यू को आप सेटिस्फाई करते हो फादर के लिए? क्या आप एक टीचर को जो वैल्यू दे रहे हो, एक बच्चों के लिए सेम वैल्यू दे रहे हो? डिफरेंट टीचर्स के लिए डिफरेंट वैल्यूज होते हैं, तो ये पर्सन ऑफ वैल्यूज है। ठीक है, अभी इसके कितने स्टेप थे? 5 स्टेप थे। पहला पॉइंट क्या है? रिसीविंग। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? रिसीव करेंगे इन्फॉर्मेशन को। तो ये क्या डायरेक्टली इफेक्ट करता है आपके इमोशंस को, इंटरेस्ट को, एटीट्यूड को। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, इसका पहला पॉइंट है अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली, willingness to receive the stimuli as to attend situation and to control the attention of the learner. So 3 points are there. The first point is awareness of the stimuli. आपकी तरफ कौन से स्टिमुली आ रहे हैं, कौन सा शक्ति आपकी तरफ आ रहा है, आपके ऊपर काम कर रहा है, दैट इज योर एक्सटर्नल फोर्स। एनी अदर एक्सटर्नल फोर्स जो भी आपके सराउंडिंग में है, जो आपको इफेक्ट करते हैं, वो होता है स्टिमुली। तो अवेयरनेस ऑफ स्टिमुली, सारे स्टिमुली के बारे में पता रहना चाहिए। देन विलिंगनेस टू रिसीव दी स्टिमुली एज टू अटेंड सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन को पूरा करने के लिए आपको स्टिमुलस चाहिए। इसी स्टिमुलस जो भी आप रिसीव कर रहे हो उसके हिसाब से आपका माइंड क्या चाहता है, विलिंगनेस कितना है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, अभी द थर्ड पॉइंट, टू कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर। लर्नर का अटेंशन को कंट्रोल करना, लर्नर का अटेंशन को कंट्रोल करना, टू कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर, टू कंट्रोल द अटेंशन ऑफ द लर्नर। अभी देखो नेक्स्ट पॉइंट, रेस्पॉन्डिंग। रिसीव कर लिया ना सारे इन्फॉर्मेशन, स्टिमुलो को भी जान लिया, यस सॉरी, स्टिमुलो, स्टिमुली, ओके मेरे फंबल हो गया इतना ज्यादा, स्टिमुली को भी जान लिया। अभी देखो रेस्पॉन्डिंग अकॉर्डिंग टू स्टिमुली क्या करेंगे। सो वंस ए लर्नर अटेंड टू अ पर्टिकुलर आइडिया, कोई एक पर्टिकुलर आइडिया और इवेंट, कोई वर्क, कोई थिंग आप करने जा रहे हो, इस टाइम पे आप क्या शो करते हो? आपके पास स्टिमुली आ गया ना, वो इवेंट आपके लिए स्टिमुली है, वो वर्क आपके लिए स्टिमुली है, तो उस स्टिमुली के अकॉर्डिंग आप क्या देते हो? रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे रिस्पॉन्स को हमने रिस्पॉन्ड लिखा है बस। तो अभी इस पे क्या क्या डिपेंड करता है ना, लर्नर्स ओबीडियंस फॉर रिस्पॉन्डिंग, कितना ओबीडियंट है उस चीज को रिस्पॉन्ड करने के लिए, लर्नर्स विलिंगनेस टू रिस्पॉन्डिंग, कितना चाहता है उसको कंप्लीट करने के लिए, ओबीडियंट कितना होगा, चाहता कितना है, सेटिस्फाई कितना कर पा रहा है, एक रेस्पॉन्ड को वो कितना सेटिस्फाई कर पा रहा है, एक वो कितना चाहता है कि ये रेस्पॉन्ड उसका जाए, कितना ओबीडियंट रहे उस रेस्पॉन्ड के अकॉर्डिंग। हो गया। अभी देखो थर्ड, वैल्यूइंग, मतलब वैल्यू देना। तो ये इंक्लूड करता है जो भी चीज आपको पता है, फेनोमेनन, थ्योरी, कंसेप्ट, उसको वैल्यू दो। तो पहला पॉइंट है एक्सेप्टेंस ऑफ द वैल्यू, पहले तो वैल्यू को ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो। आफ्टर दैट प्रेफरेंस ऑफ द वैल्यू, दैट मीन्स जो वैल्यू आप देना चाहते हो उसको प्रेफर करो। नेक्स्टली उस वैल्यू के अकॉर्डिंग कमिट करो, दैट मीन्स कमिटमेंट ऑफ वैल्यू, कमिटमेंट ऑफ वैल्यू, एक्सेप्टेंस, प्रेफरेंस, कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस, कमिटमेंट, एक्सेप्टेंस, प्रेफरेंस एंड कमिटमेंट, APC। APC, ABC नहीं है, APC है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट ऑर्गेनाइजेशन, मतलब अभी क्या करोगे ना, अरेंज करोगे जो भी इंफॉर्मेशन, वैल्यूज, नॉर्म्स आपके पास है उसको अरेंज करोगे आप, कैसे फॉर्मेट में, हायर टू लोअर और लोअर टू हायर। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द वैल्यूज इन ए सिस्टम।
पहले हम एक सिस्टम में सारे वैल्यूज को ऑर्गेनाइज कर देंगे। आफ्टर दैट इंटर रिलेशनशिप द वैल्यूज एंड द डिटर्मिनेशन। तो वैल्यूज एंड डिटर्मिनेशन के अंदर रिलेशनशिप क्या है वो देखेंगे, मतलब मुझे क्या फिक्स करना है एंड कौन सा वैल्यू के साथ जा रहा हूँ। अभी आपका वैल्यू है कि आप एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम कर रहे हो, तो दैट इज योर सोशल वैल्यूज। बट आपको डिटरमाइन क्या करना है ना, सोसाइटी को बहुत आगे तक ले जाना है, दैट मीन्स डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। तो सोसाइटी को डेवलप करने के लिए आपने वैल्यू लिया। तो आपका डिटर्मिनेशन क्या है ना, सोसाइटी को आगे बढ़ाना। वैल्यूज क्या है, सोशल वैल्यूज। तो हम इसका रिलेशन देख रहे हैं कि वैल्यूज एंड डिटर्मिनेशन के अंदर क्या रिलेशनशिप है। थर्ड पॉइंट, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द डोमिनेंट वैल्यू। कौन सा वैल्यू सबसे ऊपर काम कर रहा है या डोमिनेंट है वो वैल्यू। अभी देखो नेक्स्ट, कैरेक्टराइजेशन। कैरेक्टराइजेशन आप जानते हो, कैरेक्टर, बिहेवियर, उस बेसिस पे सब कुछ डिफाइन होगा। तो यहाँ पे दो चीज आता है, एक आता है जनरलाइजेशन सेट, दूसरा आता है कैरेक्टराइजेशन। मतलब पहले तो जनरल आइडियाज लेना किसी चीज को फिक्स करने के लिए, उसके बाद उसके कैरेक्टर को डिफाइन करना। ठीक है, ये हो गया आपका इफेक्टिव डोमेन। लास्ट डोमेन आपके साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर डोमेन, so it is concerned with the training of the students physical activities। साइकोमोटर बोला गया, that means movement, body movement, doing anything। so ये आपका डेवलपमेंटल स्किल है, आपका जो लाइफ में आगे बढ़ने का जो कौशल है ना उसको सिखाता है, डेवलपमेंटल स्किल है। सो इट इज कंसर्न्ड विद द ट्रेनिंग ऑफ द स्टूडेंट। ये बच्चों के ट्रेनिंग के साथ लिंक्ड है एंड ये बच्चों को सिखाता है डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल एंड एक्टिविटीज परफॉर्म करने के लिए हेल्प करता है। तो इसमें जो स्टेप्स हैं, नीचे से ऊपर तक आप जाएंगे, नीचे से ऊपर तक ऐसे एरो मार्क देख लो। तो पहला स्टेप क्या है, परसेप्शन। सो प्राइमरली आप क्या कर रहे हो ना, एक्टिविटीज के लिए सिस्टमैटिक ट्रेनिंग ले रहे हो, मतलब रिसीव करना, कोई चीज को रिसीव कर रहे हो। अभी देखो आपको टीचर बनना है, दैट इज योर डिटरमिनेट फिक्स पॉइंट। आप डिटरमाइन कर चुके हो, ये आपका फिक्स पॉइंट है, इसको अचीव करना है। उसके लिए आप प्राइमरली क्या कर रहे हो, परसेप्शन, मतलब अभी टीचर्स ट्रेनिंग ले रहे हैं, मतलब कोई चीज का ट्रेनिंग ले रहे हो। सेट, रूल सेट करेंगे, अभी एडजस्टमेंट करेंगे कि पर्टिकुलर उसी एक्टिविटीज के लिए मुझे क्या क्या करना चाहिए, कौन से एक्टिविटीज को परफॉर्म करें, क्या कौन से रूल को फॉलो करना है। अब देखो गाइडेड रेस्पॉन्स, थर्ड स्टेज, डेवलपिंग ए प्रैक्टिकल स्किल एंड बिहेवियर अंडर गाइडेंस और गाइड। किसी गाइड के अंडर पे, मतलब देखो आपके लिए ट्रेनर और गाइडर रहेगा, वो गाइड करेगा आपको। उसी गाइड के अंडर पे जो जो स्किल्स है आप धीरे धीरे करके सीखोगे। मैकेनिक्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस। आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म क्या है पता है, जो प्रोसेस एक्टिविटी है जो भी करते हो आप लोग, किसके बेसिस पे करते हो, वो है सेल्फ कॉन्फिडेंस। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड स्किल, जो भी स्किल जानते हो, जितना जानते हो उसमें आप डेवलप करना चाहते हो। सो कोई भी टास्क को कंप्लीट करने के लिए मैकेनिक्स चाहिए। लास्ट इज कम्प्लेक्स ओवर्ट रिस्पॉन्स। तो ये ना हाईएस्ट ऑर्डर है एंड लर्नर यहाँ से एफिशिएंटली हर एक चीज को सीखता है, सारे स्किल को सीखता है, क्योंकि वो टास्क को कंप्लीट करना चाहता है। ठीक है, सो इतने पॉइंट्स